Good afternoon, everyone. I'm Dina quite late for making this video, to uploading this video. Sorry for that. Now, in the first video of this chapter, we have already covered up to the हमने ये चैप्टर आपका काफी हद तक कवर कर लिया था ऑलमोस्ट 55% द लिबरल्स के बीच का व्हाट इज द लिबरल्स मींस ये सारी चीजें हमने देख ली थी नाउ द चैप्टर इज कम टू द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 चल क्या रहा था द स्टोरी इज गोइंग ऑन कि जैसे कि हमने देखा 1789 में एक रिवॉल्यूशन हुआ रिवॉल्यूशन के बाद वहां पर एक इंस्टेबिलिटी आई नेपोलियन कम अप टू द पावर नेपोलियन में पावर आने के बाद उसने दोबारा से वहां पर मोनार्ची को रीइंट्रोड्यूस किया था रीइंट्रोड्यूस होने के बाद व्हेन ही वाज गोइंग टू द विनिंग द ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 1815 क्योंकि नेपोलियन के मतलब इतने से अगर हम समझने की थोड़ी सी कहानी के रूप में मैं आपको समझाऊं तो नेपोलियन के जो अगेंस्ट में लोग थे एक तो कॉमन पीपल्स तो थे ही साथ ही साथ कंजर्वेटिव्स आर आल्सो अगेंस्ट हिम कंजर्वेटिव से मेरा मतलब उन लोगों का था जो आसपास की डायनेस्टीज में रूल कर रहे थे वो लोग भी नेपोलियन के अगेंस्ट थे बिकॉज द नेपोलियन सिस्टम के अगेंस्ट थे तो दे आर आल्सो अपोज द नेपोलियन इन 1815 में बेटा 1815 there was a battle of Waterloo. In the battle of Waterloo, Napoleon defeated. When Napoleon is defeated in Battle of Waterloo, the conservatives have won over them. और कंजर्वेटिव जीतने के बाद उन्होंने वहां पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया ठीक ये सारी चीजें अभी मैं आगे भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप करने के लिए आपको बताया था कि यहाँ पर क्या चल रहा था 1815 में जो न्यू कंजर्वेटिव थे when they start ruling over that कंजर्वेटिव ने ये देखिए कंजर्वेटिव डिफीटेड द नेपोलियन ट्रीटी ऑफ वीना हुई उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल में और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था आपका जहाँ पे इनको हराया गया था वो था आपका प्रशिया में और प्रशिया के जो राजा थे उनका नाम था प्रशिया में जो रूल कर रहे थे उनका नाम था मैटरनिक हिज नेम इज ड्यूक मैटरनिक अब उन चार लोगों ने जिन्होंने इनको हराया था चार लोगों की सेना ने जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे को हराया था वो थे ब्रिटेन ऑस्ट्रिया रशिया एंड रशिया इन चार कंट्रीज की कंजर्वेटिव की सेनाओं ने मिलकर नेपोलियन को हराया था अब इनका जो मोटिव था उसको हराने के बाद वो मोटिव मेन था ब्रिंग बैक द ओरिजिनल मोनार्ची क्योंकि जो नेपोलियन की मोनार्ची थी वो ओरिजिनल मोनार्ची से थोड़ा डिफरेंट सिस्टम थी जैसे कि हमने देखा भी था कि उसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था टैक्स रिड्यूस कर दिए थे राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया था प्रिविलेजेस जो मिलते थे बर्थ के आधार पर उसको हटा दिया था तो दे वांट ऑल दैट इन द ब्रिंग बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मोनार्ची वो ट्रेडिशनल मैनर में रूल करना चाहते थे तो फ्रीडम ऑफ प्रेस ये सब चीजें जो थी अब इन्होंने इस चीज को समझा कि नेपोलियन ने जो कुछ चीजें की है वो कुछ हद तक सही भी है बिकॉज द पीपल विल एक्सेप्ट देम तो उन्होंने कहा कि अगर हम दोबारा से बिल्कुल ट्रेडिशनल मैनर पर गए तो मे बी द पीपल वर्क अगेंस्ट अस एंड दे विल स्टार्ट द रिवॉल्यूशन अगेन तो व्हाई वी विल डू दैट तो उन्होंने क्या किया उन्होंने नेपोलियन सिविल कोड की कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया जो उनके फेवर में थी फॉर एग्जाम्पल सेंसरशिप नो फ्रीडम फॉर प्रेस नो डिसेंट कोई सहमति नहीं असहमति नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन सब चीजों को लेकर अब इस टाइम पर भी देयर वाज सम टाइप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज इमर्ज आउट अब जब ये हो गया 1815 में उसके बाद भी सम टाइप ऑफ रिवॉल्यूशनरीज अब वो रिवॉल्यूशनरीज कौन थे दे आर नॉट द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द पुअर पीपल और द पीसेंट पीपल हु वांटेड द मनी फॉर समथिंग दे आर द लिबरल्स who wanted more freedom, who wanted more rights, who wanted more political freedom, who wanted more economical freedom. वो इन कंजर्वेटिव्स के आने से अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पा रहे थे तो द रिवॉल्यूशनर्स क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो लिबरल्स थे वो अब एजुकेटेड हो चुके थे दे हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग टू रन टू रूल ये सारी चीजें उनको समझ में आने लगी थी तो दे आर कम्प्लीटली अगेंस्ट अस सपोज कीजिए we are the 75 years of our democracy and we are educated person. Now any party come over and rule over India and they start बिहेविंग लाइक अ मोनार्चियल सिस्टम एक कोई पार्टी भारत में आके शासन करने लगे बिल्कुल मोनार्ची की तरह तो हम लोग उसका अपोज करेंगे
We oppose it. Why? Because we are educated now. We understand this type of system is not acceptable for us. We are the humans. We are the citizens of the country. तो सेम उस टाइम पे रिवॉल्यूशनरीज ने भी किया। रिवॉल्यूशनरीज में जो लिबरल्स थे वो रिवॉल्यूशन किया उन्होंने, क्योंकि वो कुछ नई चीजों की डिमांड कर रहे थे। ठीक। सेकंड थिंग, दे मेक सीक्रेट सोसाइटी अगेंस्ट द रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेंसरशिप और नो डिसेंट चीजें को अपना रखा था। उसमें जो लीडर्स रिवॉल्यूशनरीज में सबसे फेमस में से एक थे मजीनी। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। आपको कई बार राइट शॉर्ट नोट भी आता है मजीनी, तो उसको अच्छा सा देख के जाएगा। He made two secret society, Young Europe and Young Italy. इन्होंने millions of peoples को inspire किया था। Millions of people have been inspired by Mazzini. Not at that time he was alive. Even after his death, there are millions of people who have been inspired by the Mazzini. And he was tried the unification of Italy twice. He दो बार उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली की कोशिश की थी। अच्छा, कंजर्वेटिव ने काफी सारे चेंजेस किए थे, लेकिन एक चेंज को उन्होंने सेम एज इट इज रहने दिया था। वो था जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो नेपोलियन ने बनाया था। अब इसको ऐसे समझिए कि मैंने आप लोगों को एक 100 पेज ऑफ नोट्स दिए। अब आप लोगों को वो 100 पेज ऑफ नोट्स को संभालना आसान होगा, या फिर उसकी जगह मैं आपसे कहूँ कि मैंने वो आपको स्पाइरल कर कर 100 पेजेस ऑफ नोट्स की एक बुकलेट बना के दे दी। यू विल से सर, जो स्पाइरल आपने दी है उसको हैंडल करना हमारे लिए इजी होगा। सेम वे में जो जर्मन कन्फेडरेशन था, जो नेपोलियन ने क्या किया था, कई हंड्रेड ऑफ स्टेट्स थे, स्मॉल स्मॉल, जो अलग अलग बटे हुए थे, उनको उसने 39 स्टेट्स में मिलाकर एक कन्फिग्रेशन बना दिया था। तो इट वुड बी इजी, इसीलिए उन्होंने उसको चेंज नहीं किया था। एंड उसके बाद उन्होंने उस एरिया को, मतलब कुछ भाग आपस में शेयर कर लिया था। ठीक, यहाँ से हम आगे आते हैं। उसके बाद आते हैं रिवॉल्यूशनरीज में। ये मैंने आपको बताया था मजीनी के बारे में, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मजीनी का जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज जस्टिन मजीनी, ही वॉज बोर्न इन जुलाई 1817। He became a member of secret society at the young age of 24. He was sent to exile in 1824, attempting revolution in Libya. He subsequently founded two underground societies, जो मैंने आपको बताया, Young Italy और Young Europe in one, whose members were like-minded young men from पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट, अलग अलग राज्यों से, देशों से वहां पर उसके मेंबर्स बनते थे। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। उनका मानना था कि भगवान ये चाहते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन हो। ठीक। और इसीलिए उन्होंने इसकी दो बार कोशिश भी की थी। अब हमारा क्वेश्चन आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 टू 1848। अब 1830 के रिवॉल्यूशन की बात करें तो हुआ ये जो आपके रिवॉल्यूशनरी, मतलब जो लिबरल्स थे, उसी का मैंने आपको बताया था। 1830 में उन्होंने ये कोशिश की, द फर्स्ट अपहीवल फ्रांस टुक प्लेस, मतलब अब दोबारा से विद्रोह होगा। मतलब 1850 में कंजर्वेटिव आ चुके हैं, कंजर्वेटिव ने आकर वहां पर मतलब दोबारा से मोनार्ची को स्टैब्लिश किया। 1830 में फ्रांस एक बार फिर से रिवॉल्यूशन करता है। एक 1789, फिर 1850 में कंजर्वेटिव ने स्टैब्लिश किया। 1830 में दोबारा से उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं रिवॉल्यूशन किया। बॉर्बन डायनेस्टी जिसे कंजर्वेटिव ने बैठाला था, उनको हटाकर कंजर्वेटिव ने, जो 1850 में उनको बैठाला था, उनको ओवरथ्रो कर लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई और लुइस फिलिप को वहां का राजा बनाया। तो एक ग्रीक मैटरनी की फेमस उस टाइम पर एक कोटेशन थी कि व्हेन फ्रांस स्नीज द होल यूरोप गेट कोल्ड। जब फ्रांस को चीख आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लगती है। कहने का मतलब ये, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन करता है, इट जस्ट कम्स विद मी, बिकॉज आफ्टर दैट द होल यूरोप गेट बीन द रिवॉल्यूशनराइज। अब इसी टाइम पर एक चीज और हो रही थी कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूरोप में ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। एंड ही वाज ट्राइंग टू, फ्रॉम द 15th सेंचुरी दे वर ट्राइंग टू एन इंडिपेंडेंट नेशन। एंड ग्रीक को एक चीज कहा जाता है, 4th सेंचुरी आर्टिस्ट ने इसकी बहुत, मतलब जो ग्रीस के बाहर के लोग थे, दे वर आल्सो इन अ फेवर कि ग्रीस बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट इसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि ग्रीस as the cradle of the European civilization mobilized public opinion supported the struggle against the Muslim Empire. Greece wanted the independence from the Ottoman Empire.
एक इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन जो थे, उन्होंने कई फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे ताकि ग्रीस को वो हेल्प कर सकें। और फाइनली इन 1832 ऑटोमन एम्पायर से टिग्रिया का इंडिपेंडेंस, और इसी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। अब आते हैं रोमांटिसिज्म। व्हाट इज द रोमांटिसिज्म? देखो, ये शब्द सुनकर कई बच्चों के दिमाग में कुछ अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर रोमांटिसिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द नेशनल फीलिंग, बिकॉज आपने कई हमारे यहाँ जो मोटिवेशनल या फिर हमारे जो स्ट्रगल हीरोज थे, फ्रीडम मूवमेंट के फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके ऊपर जब भी हम मूवीज देखते हैं दिस से कि मुझे वतन से मोहब्बत है, आई लव माई कंट्री। जब हम ये कहते हैं ना, आई लव माई कंट्री, it's a romance that you end between your country. We have seen our soldiers has been died just because of the love for their country. So this is also a romanticism, to love for your country. And if you develop a romanticism among the peoples, then there's a no need to tell what you will do right and what you will do wrong for the country. जैसे अगर हम लोगों के अंदर अपने देश के लिए बाय हर्ट लव शुरू हो जाए ना, तो इवन एवरी सिंगल डे वी मस्ट ऑन द नेशनल एंथम, ऑन द नेशनल सॉन्ग, वी सिंग इट लाउडली। जब नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स होते हैं, हमें अच्छे से उसे गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक मोमेंट होता है जब हम ये दिखा सकते हैं कि व्हाट इज लव, व्हाट वी लव फॉर आवर कंट्री। बट मोस्टली, मेनली आप लोगों से 10th क्लास 9th क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, मैं देखता हूँ कि जब नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग हो रहा होता है, वो बोलना भी नहीं चाहते, गाना तो दूर की बात है, दे विल बी क्वाइट इन द अटेंशन पोजीशन। एंड जब आज शायद 23 तारीख है, इंडिया पाकिस्तान मैच है, एंड एवरी वन ऑफ अस वांट दैट इंडिया शुड विन। शायद जब मैच की कोई टफ कंडीशंस आएंगी, मैच थोड़ा सा मतलब क्रूशियल पॉइंट पे होगा, अभी बस हमारे गूज बम्स आएंगे। ठीक है, उससे पहले, मैच से पहले जब नेशनल एंथम होगा, उसको सुन के आप देखिएगा गूज बम्स आते हैं। वाई वी कांट एबल टू डू इन अवर स्कूल इन एनी प्लेसेस? बिकॉज हम नेशनल एंथम को वो फीलिंग के साथ फील ही नहीं करते। हमारी नेशनलिज्म जो अराइज होती है वो सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी, या कोई मूवी जैसे छावा आ जाए, उरी आ जाए, इस तरह की जब मूवीज आ जाए, तो हमारे अंदर की नेशनलिज्म, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ जाए या इंडिया फाइनल में पहुंच जाए, तो हमारा नेशनलिज्म अराइज अप हो जाता है। बाकी पूरे टाइम क्यों? क्योंकि वी डिड नॉट हैव द रोमांटिसिज्म टुवर्ड्स आवर। वही देखना है अब हमें कि आखिर होता क्या है रोमांटिज्म। रोमांटिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कल्चरल मूवमेंट। इट इज द मेन ऑब्जेक्ट टू स्प्रेड द नेशनलिज्म फीलिंग बाय आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के द्वारा कैसे? कि इफ द आर्टिस्ट मेक अ कंट्री या मदरलैंड ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे देश में भारत माता की इमेज बनाई गई है, तो आर्टिस्ट ने हमारे अंदर वो फीलिंग अराइज कर दी है कि जो हमारा देश है, दिस इज अवर मदर कंट्री। जैसे जर्मन्स ने अपने देश को फादरलैंड कहा, फादर कंट्री कहा, हमने इंडिया में उसको मदर कंट्री का। तो आर्टिस्ट अपने देश की किस तरह से बताते हैं कि द पीपल वुड लव देयर कंट्री, उस तरीके से। हाउ? फीलिंग किस तरीके से हम ये कर सकते हैं रोमांटिज्म? फीलिंग के थ्रू, लोगों के अंदर फीलिंग अराइज कर कर, कल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा रोल ऑफ कल्चर पॉडकास्ट, देखो इसमें दो लोग थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक थे आपके जर्मन कल्चर, इसमें थे आपके जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्री पाइव। जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्री पाइव हैडर, he claimed that German culture was to be discovered among the common people। ही से कि अगर आपको जर्मन कल्चर देखना है ना, तो आप कॉमन पीपल्स के अंदर देखिए, दे विल शो यू द रियल कल्चर ऑफ द जर्मन पीपल। और अगर आपको वॉस पैजेस, यानी अगर आपको सोल देखनी है, ट्रू स्पिरिट ऑफ जर्मेनिया देखना है, तो आप लोगों के अंदर जाके देखिए, मतलब इन द सेंस ऑफ आप यहाँ के फोक सॉन्ग को देखिए, फोक डांसेस को देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ जर्मेनिया या जर्मन फीलिंग्स। अब आते हैं उस समय 1830 के टाइम पर एक प्रॉब्लम और चल रही थी, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ओवर पॉपुलेशन हो चुकी थी पूरे यूरोप में, लोकल फैक्ट्री सफर कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो चुका था, हंगर, लोग भूखे थे, हार्डशिप थे, फ्यूडल ड्यूज के कारण लोगों को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, फूड प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो चुके थे, फूड प्राइसेस काफी हाई हो चुके थे, एंड देयर सम टाइप ऑफ रिवॉल्ट आफ्टर दैट टाइम।
इन 1845 में इसमें छोटी छोटी स्टोरियों में आपको दो रिवॉल्ट बताएं, सिलेरिया रिवॉल्ट, एक पेरिस रिवॉल्ट। सिलेरिया रिवॉल्ट जो था वो कॉटन वेवर्स के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने वहां के लोगों को बोला, कॉटन वेवर्स को, यू ग्रो अ कॉटन, आई विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। वहाँ के वीवर्स ने कॉटन ग्रो किया। जब उसको सेल करने का टाइम आया तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने डिनाई कर दिया कि विल सेल मी टू अप टू माई प्राइस, मतलब मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, इतने में तुम्हें बेचना होगा। इफ यू आर नॉट सेलिंग देन तुम्हारी मर्जी। अब इस बात से जो फार्मर्स थे वो कॉन्ट्रैक्टर से काफी नाराज हो गए। उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की लेकिन उसने मना कर दिया। आफ्टर सम टाइम वो लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर के घर जाकर उसके घर पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह के रिवॉल्यूशन हुए। 1848 में एक पेरिस रिवॉल्ट हुआ था। वहां पे लोगों पूरा पीपल ने रिवॉल्ट किया था क्योंकि वो लोग हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट से काफी ज्यादा परेशान थे। और इसी की वजह से फ्रांस में उस समय रिपब्लिक सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था। अब आते हैं एक सेकंड लास्ट टॉपिक में मानता हूँ इस चैप्टर का, 1848 का रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। मतलब 1848 में लिबरल्स ने दोबारा रिवॉल्यूशन किया। अब की बार जो किया था वो मिडिल क्लास गवर्नमेंट ने किया था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये आज से हमारी असेंबली है। रिजल्ट क्या हुआ बाद में कि प्रशियन किंग ने उनको बुरी तरह से अपनी आर्मी की हेल्प से उस पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन को क्रश डाउन कर दिया था। क्रश डाउन कर दिया था। अब आते हैं मीटिंग ऑफ जर्मनी एंड इट्स पीपल। यहाँ से दो क्वेश्चन देखो, ये जब तीन टॉपिक है यहाँ से तीन क्वेश्चन आएंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। These three topics are the most important topic of this chapter and we will cover it in a proper manner. जर्मनी में क्या हुआ था कि अब ये जो यूनिफिकेशन हो रहा है, दिस इज नॉट डन बाय द कॉमन पीपल, दिस इज डन बाय द किंग। बाय टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए लोग चाहते थे कि नेशनलिज्म अराइज हो। तो जैसे जर्मनी में, जैसे हमारे यहाँ बाहुबली में आपने कटप्पा देखा था कि जो भी बोला जाता था वो कटप्पा ला के देता था, सेम वे में जर्मनी में वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटोवन बिस्मार्क। उनको जो बोला जाता था वो करते थे। तो उनके किंग विलियम वन ने उनसे डिमांड की कि वो ये चाहते हैं कि वो जर्मनी को अपने अंडर कवर कर लें, रशिया के राज्य में। तो उन्होंने ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 इयर्स वॉर किया था। 7 साल तक वो कंटिन्यू फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क के साथ युद्ध करते रहे और उन्हें हराने के बाद 1841 में उन्होंने वहां का राजा किंग विलियम वन को घोषित किया। सेम इटली में था। इसमें जो चीफ मिनिस्टर थे वो क्यावर, और विद द हेल्प ऑफ गैरीबल्डी उन्होंने डिप्लोमेटिक पॉलिसी से अपने राजा, इटली इटली की प्रॉब्लम क्या थी, इटली छोटे छोटे कई स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था, उनको हराकर उनको यूनिफाई किया डिप्लोमेटिक तरीके से। और 1861 में विक्टर एनिमल को इटली का राजा घोषित कर दिया। अब आ जाते हैं लास्ट, वो है आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का क्या केस था कि ब्रिटेन में कोई मोनार्ची सिस्टम नहीं था, वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था। ब्रिटेन का केस काफी अलग था। ब्रिटेन का केस अलग इसलिए था क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट सिस्टम होने के बाद वहां पर पार्लियामेंट डिवाइड एंड रूल कर कर उसने पूरे आइलैंड के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था और पूरे आइलैंड को अपना बना के रखा हुआ था ब्रिटेन ने। लेकिन धीरे धीरे स्कॉटलैंड अपने आप से अलग होता है, नीदरलैंड अपने आप से अलग होते हैं। तो ये एक स्ट्रेंज केस बनता है ब्रिटेन का। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोग बस इस चैप्टर में अब ये चीजें देखते जाइएगा एक बार, ठीक है? बस ये चैप्टर का एंड यही होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मैंने जितना शॉर्ट में हो सकता था ये वीडियो के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वी कांट कवर द फुल चैप्टर, अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर दिए।